बात करेंगे राधे श्याम राही जी से, जो रामपुर के 38 मिलक विधानसभा से आते हैं। इनसे पूछना चाहेंगे क्या किस तरीके से सियासत क्षेत्र में चल रही है, इनके जीवन के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, जो क्षेत्रीय लोग काफ़ी समय से जानना चाह रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए और आपके चैनल के लिए। सर, मैं सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो सियासत में आए, किस तरीके से सियासत में आए, राजनीति की जो पहली सीढ़ी चढ़ी वो आपने किस तरीके से चढ़ी? राजनीति की पहली सीढ़ी भाई 2005 में हम निर्दलीय जिला पंचायत मेंबर बने, वार्ड नंबर 26 से। तो हमने सोचा, चूँकि हमने बहुत ही कई महान महापुरुषों के जीवन को पढ़ा, यानी जीवनियों को पढ़ा, उनकी पुस्तकों को पढ़ा, तो हर एक के जीवन के बारे में जो जानकारी हुई वो ये हुई कि समाज की खिदमत के लिए या समाज को ठीक ठाक किस तरीक़ा से रखा जाए या कैसे हमें अपनी ज़िंदगी का सहयोग दिया जाए, जिससे समाज कुरीतियों को, अंधविश्वास को और असमानता को दूर करते हुए अपनी सादगी भरी जीवन को जिए। तो वो भावना थी, और ख़ास तौर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हमने इतिहास को पढ़ा, उससे ज़्यादा प्रेरणा मिली। फिर मान्यवर कांशीराम जी के जीवन को भी पढ़ा, उनके संघर्ष को सुना और देखा और पढ़ा, तब हमें प्रेरणा मिली कि आप भी कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकत लो, यानी मैं स्वयं लूं और तब उसके माध्यम से जनता की खिदमत करूं। आपकी शुरुआत कैसे हुई राजनीति में? शुरुआत यही हुई, 2005 में जिला पंचायत मेंबर बने निर्दलीय, और हमने जो है आली जनाब मोहम्मद आजम खां को देखा कि वो वाकई दलित, आदिवासी और मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए बहुत बेहतरीन राजनीति कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के उत्थान के लिए, साथ ही वो सभी के लिए, हर गरीब वर्ग के लिए अपने अमूल्य टाइम से और अमूल्य दिमाग से उन्होंने सबको सहयोग किया है, किसी को दुख नहीं दिया। चंद कुछ लोग जो राजनीतिक द्वेष रखते हैं वो लोग ज़रूर आलोचनाएं करते हैं। रामपुर शहर यूपी में एक अनुकरणीय उन्होंने बना दिया, उदाहरण ये, इतने बेहतरीन रास्ते कर दिए, इतनी बेहतरीन सड़कें बना दी, लाइट की व्यवस्था कर दी। तो ये सब कहीं किसी काम को जब कोई समाज सुधारक सुधारता है तो छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं जाने अनजाने में, लेकिन विपक्ष के लोग उनको हवा देते हैं। साथियों, उन्हीं सब बातों से, चूँकि वो कभी भी लड़ते, शहर की सीट कभी उनकी जाएगी नहीं। वो जिसको भी लड़ाएंगे, शहर में अथवा ज़िले में कई ऐसे एमएलए की सीटें हैं जो वो जीतेंगी ही। उसी से दुखी होकर के विपक्ष के लोग, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, आज संयोग नहीं दिए, दुर्भाग्य है कि वो सत्ता में काबिज हैं। ख़ास तौर से मनुवादी भाजपा के लोग, उन्होंने उन पे 102 केस रजिस्टर्ड करा दिए। अरे कोई तरीका है कि पुस्तक चोरी का केस, भैंस चोरी का केस और मुर्गी बकरी की चोरी का केस, क्या इतने मतलब अपने आप में समृद्धशाली, क्या ये ऐसी चोरी करेंगे मंत्री जी? ये इन्हीं से अंदाज़ा लगा, ये सारे केस झूठे हैं। अब सर, आपका राजनीति का जो अनुभव है, तकरीबन 2005-2021 के 16 साल हो चुके, और अब तक बसपा में भी आप रहे, सपा में रहे, लेकिन आपकी जो आने वाली जो सीढ़ी है, आप मतलब आने जो सीढ़ी जो चढ़ेंगे आप जिस मंजिल की तरफ, वो सीढ़ी का रास्ता किधर से जाता है? भैया जी, हमने स्टार्टिंग भी सपा से की। हमने एक बार आप आए थे इंटरव्यू लेने, तब भी बताया कि सपा के ही चंद कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ
षड्यंत्र करके हमसे सपा छुड़वा दी, न वरना हम तो आज भी आली जनाब मोहम्मद आजम खां के चरणों में रहते। अथाह प्यार दिया उन्होंने। 2007 में हमें एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी बनाया। वो उनकी मोहब्बत, उनकी दया कृपा की वजह से तो हम प्रत्याशी बन गए थे। संयोग था या हमारे लिए दुर्भाग्य था और इस क्षेत्र का कि हम एमएलए नहीं बन पाए। तमाम सारे कारण थे, लेकिन कारण गिनाने में हम कोई फ़ायदा नहीं है। षड्यंत्रकारी अगर हमको षड्यंत्र के तहत सपा नहीं छुड़वाते तो आज हम उनके चरणों में बहुत कुछ होते। और ये भी कह रहे हैं हम कि हम हर हाल में विरोध करते इन मुकदमाओं, चाहे हम भी जेल में डाले जाते। अरे अभी दोबारा से जब हमारी नज़दीकी हुई है ये लोकसभा चुनाव में, जो 19 का चुनाव हुआ था, हम आली जनाब से मिले, चूँकि बहन जी की पार्टी में थे, हैं अभी भी, चूँकि सपा अभी ज्वाइन नहीं हुई है हमारे लिए, हम सब बसपा में ही हैं। तो नज़दीक जाने का मौका मिला। आली जनाब ने हमें वही मोहब्बत दी, वही प्यार दिया जो 2005 से हमें दिया, जब तक हम सपा से नहीं हटे। हम तो ताज्जुब कर गए, अरे आली जनाब मोहम्मद आजम खां के दिल में वही जगह है। तो हम तो गदगद हो गए। मेरा बेटा है एक ऋषभ कुमार राही, वो तो बेहतरीन खुश है उनसे। भैया दुर्भाग्य ये रहा है, चूँकि जब उन पे धड़ाधड़ केस लिखे जा रहे थे, उसी दौर में आली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब को हमने सैफनी में, जो 25 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती का आयोजन होता है, उसमें हमने उनको चीफ गेस्ट बना लिया था। वो उनका यहाँ आना हुआ है, प्रशासन पूरे ज़िले का यहाँ आ गया और उन पे और मुझ पे और हमारे अंबेडकर युवक संघ के एक अध्यक्ष जी थे हैं जगपाल सिंह मास्टर जी, तीनों पे केस रजिस्टर्ड कर दिया सेम धाराओं में। साथियों, यानी हमारे लिए ये माना प्रशासन ने कि ये फिर राही पुराने माहौल में इनके साथ हो लिया, लिहाजा इसको दूर करो। और उसी दौर में हमारा पेट्रोल पंप बंद भी करा दिया। साथियों, ये मनुवादी लोग किसी दलित, मुस्लिम और आदिवासी को एक होना नहीं देखना चाहते, ये जात बिरादरी में बांट करके ही देखना चाहते हैं, ताकि इन्हें ही में इस देश में राज लगा दिए हैं, जो विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में। किसी राजनेता के खिलाफ इतने ज़्यादा केस लेके गए हैं। भगवान से, अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो सही सलामत रहें और सही सलामत जेल से बाहर आएँ। और प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो तरीका की ज़मीन बताई जा रही है उनकी ओर से, अरे भाई दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, वहाँ थोड़ी बहुत ज़मीन ग्राम समाज वगैरह की उसमें होती है, बहुत सारी ज़मीन की पड़ती है। गांव में आप जाइए 100-200 क्या कहना चाहिए 100-200 बीघे ज़मीन अगर किसी के पास है, उसमें 10-20 बीघा ज़रूर ग्राम समाज की होगी। ये हमारे हिंदुस्तान की हकीकत है। सर, देखा गया है कि आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे 2 बार तकरीबन। पूरे परिवार से, ये इतिहास में पहली बार देखा गया कि एक सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसद, ये पूरा परिवार एक साथ में जेल में बंद। उसके बाद मैदानता हॉस्पिटल लखनऊ आए, अब फिर मैदानता में शिफ्ट कर दिया गया है। तो सर इस बीच मैदानता से शिफ्ट करके जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच आपने कोई कोशिश करी उनसे मिलने की या उनका हालचाल जानने की, या रामपुर वगैरह गए थे? भैया काफ़ी तड़प है उनके प्रति मिलने की, उनसे बहुत कोशिश की लेकिन कहीं मिलाई नहीं हुई। 2 बार जब ये जेल में गए थे उस वक्त हम बसपाई थे, सपाइयों की मुलाकातें हो रही थी, वो भी लिमिटेड, तो बसपाइयों को कोई घास नहीं डाली गई। ये लॉकडाउन लगने से पहली स्थिति की बात बता रहे हैं। अच्छा हुआ ये कि जो हम पर केस लिखा गया, फिर जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद हम पर जो केस लिखा गया उनके साथ में, और हमारा पेट्रोल पंप बंद हुआ, हम उसी में उलझे रहे। और एक डेट उन्होंने दी थी उसी दौर में हमें सपा ज्वाइनिंग करने की, जो बाई इलेक्शन हुआ शहर विधानसभा सीट का, जिसमें आली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब की धर्मपत्नी तंजीन फातिमा जी विधायक बनी। तब हमको ज्वाइनिंग करनी थी, लेकिन हम बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। थोड़ी बहुत भाई हर एक आदमी को टेंशन होती है जब उसके खिलाफ
खामाखाई के केस रजिस्टर्ड कर दिए जाते हैं बेवजह के, राजनीतिक द्वेष बस। तो हम गिर गए, हम चारपाई पे पड़े और हम चुनाव में नहीं जा पाए। लिहाजा हम ईमानदार सिपाही बनने की कोशिश कर रहे थे दोबारा से, लेकिन वो अभी तक अधूरी है। काश हम सिपाही बन गए होते सपा के, तो हो सकता है कि हमें भी प्रशासन, चूँकि हम पे ये देखा नहीं जाता, हम गए 2-4 बार उस दौर में, प्रशासन बार बार कभी पैमाइश करने जाता था, कभी कुछ। अली जनाब को भी जानकारी है हमारे जाने की। हमारा जो बेटा है बीच का, जिसका नाम ऋषभ राही है, वो तो बेहद मोहब्बत करता है अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब। करते हम भी हैं, खूब करते हैं, मगर वो हमसे भी ज़्यादा करता है। चूँकि जब हमारी पहली भेंट हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, अली जनाब टिकट भी नहीं लाए थे, तो हमें वहाँ अली जनाब से वार्तालाप करने का मौका मिला, जो लगभग हम 3-3.25 घंटे उनके घर में रहे। उस दौर में हमारे बेटे की काफ़ी पीठ थपथपाई उन्होंने कि बेटे आप अब्दुल्ला आजम के साथ लंबी पारी खेलना। हम लोग तो थोड़ा उम्र दराज होने लगे और आपके अब्बू ने बहुत कमी कर ली हमारा साथ छोड़ करके। तो खैर मैंने उनको बताई कि मैंने छोड़ा नहीं आपका साथ, मुझसे सपा के ही इस शहर रामपुर के चंद लोगों ने धोखाधड़ी करके या षड्यंत्र करके पार्टी छुड़वा दी। तो खैर उनका गुस्सा जो था। सर, आपने जो मन बनाया समाजवादी पार्टी जाने को, क्या आप आजम खां के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या उनकी जो वाइफ है उनकी मौजूदगी में पार्टी में ज्वाइन होंगे? नहीं, हमने प्रयास किया था। जो माननीय आजम खान साहब की धर्मपत्नी हैं तंजीन फातिमा जी, तो पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा था, हमने कहलवाया था कहीं से, तो उन्होंने ये कहा कि बस अब अब्दुल्ला आजम आ जाएंगे शीघ्र, तभी आप पार्टी ज्वाइन करना। इसलिए उनका इंतज़ार है और हो सकता है कि दोनों ही पिता पुत्र साथ में आएँ, जनाब अब्दुल्ला आजम साहब और अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब। जैसे ही उनमें से कोई दोनों आएँ, बहुत बढ़िया बात है। हो सकता है, चूँकि अभी 2 केसों में जहाँ तक मेरी जानकारी है उनकी ज़मानत होने से रह गई है अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की, तो हो सकता है वो बाद में आए। लेकिन अगर वो कहेंगे, आदेश देंगे, हमसे खुश होंगे, तो हम पार्टी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। सोच तो हमारी ये भी है कि हम प्रत्याशी बने, MLA का चुनाव लड़ें, लेकिन अगर हमको टिकट देंगे, हमें आदेश देंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो लड़ेंगे, न वरना पार्टी में ज़रूर रहेंगे, लड़ाएं या ना लड़ाएं, प्रत्याशी बनाएं या ना बनाएं, ये हमारी सोच है। अब हम सजग हो गए, हमें पुरानी मोहब्बत मिल गई, हम तो बेहद खुश हैं। अब वो मोहब्बत चाहते थे, वो दोबारा से मिल गई है उनके चरणों में, तो हमें कोई बसपा छोड़ने का या बसपा से निकलने का कोई गम नहीं होगा। अपना जो कैरियर या अपने जो आगे की जो सियासत है या आगे का जो जीवन है, मतलब आप खान साहब के साथ ही काटना चाह रहे हो? हाँ, यही बात मेरी बातों में यही तो परिलक्षित होता है। मैं तो उम्र अपनी उनके साथ, उनके चरणों में रह करके नेतागिरी या राजनीति करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी इस विधानसभा की स्थिति ऐसी है कि यहाँ बसपा की सीट भी नहीं निकलेगी कभी। ये मैं वायदे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो हमसे तो कमी हो गई, षड्यंत्र के तहत हम निकल गए ना, वरना अब तक तो हम कहाँ होते। उनके चरणों में रह करके, बहुत विशाल चेहरा हैं, बहुत महान और दयावान व्यक्तित्व है उनका। सर, विजय सिंह भी तो इस टाइम सपा में है, क्या हो सकता है कि विजय सिंह को भी सपा से दोबारा रिप्लाई कर दे? वो तो अली जनाब की मर्जी पर है, वो जिसको बेटर समझे। ये कोई नहीं है कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमें ही बेटर समझें, ये तो उनके समझने का नज़रिया है, किस हिसाब से वो देखेंगे कि कौन सीट निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता है। क्योंकि ये बात सही है, जब वो 2012 में विधायक बने थे विजय सिंह जी, उस वक्त मोदी नाम का भूत नहीं था हिंदुस्तान में, और 2014 से मोदी नाम का भूत है जनता में। आज भी बहुत कुछ जातियां ऐसी हैं जो उसे दूसरा भगवान कहें बेवजह ही, बहरूपिया प्रधानमंत्री को। अरे जुमलेबाज हैं, बहरूपिया हैं, झूठे हैं। तो भैया अब 2017 में जब लड़े माननीय विजय सिंह जी,
उस मोदी के भूत के सामने नहीं टिक पाए, काफ़ी अंतर से आ रहे हैं। हाँ, चूँकि हम 2 बार बसपा से चुनाव लड़े हैं, बसपा मूल वोट है बसपा का जाटव समाज। जाटव समाज हमारे 3 बार लगातार हारने से, चूँकि 2007 में भी हमारे 7 में तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे वोट मांगने की, 12 और 17 में हम गए, वोट दिया उन्होंने भरपूर। अब उनकी भी समझ में आ गई जैसे हमारे समझ में। दूसरे, हम अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ से जुड़े हैं पूरे ज़िले नहीं मंडल में, तो हमारा मैसेज है कि राही परमानंद दंडी की तरह नेतागिरी करेगा। अगर राही को कोई ठीक ठाक पद मिल जाए तब। कोई भी व्यक्ति दुनिया का अपने घर से अपनी कमाई को बर्बाद करके जनता की खिदमत नहीं करता है। हर आदमी, हर राजनेता यही सोचता है कि सरकारी धन आए, मैं MLA बनूँ, MP बनूँ, उस धन के माध्यम से क्षेत्र का विकास हो, जनता की सेवा हो। तो अब जनता के दिमाग में हमारे लिए, ख़ास तौर से जाटवों के भी ये आ गई है कि आप बसपा छोड़ो, राही समाजवादी से टिकट लाने कह रहा है तो राही को जिताओ। राही में परमानंद दंडी का अक्स दिखता है। ये आप गए थे उस दिन शायद, जब वो जाटव महासभा और बौद्ध महासभा व भीम आर्मी के लोगों ने मुझे समर्थन दिया, तो आपने खुद भी देखा है। सर, आखिरी मेरा एक सवाल है, क्या आप माननीय खां साहब जी के लिए कोई संदेश, या जो सपा के कार्यकर्ता रामपुर ज़िले के, उनके लिए कोई ऐसा संदेश जो आपके मन में हो? भैया देखिए, संदेश क्या, अब मैं किसी ओहदे पर तो हूँ नहीं। संदेश यही है, सभी लोग दुआएं करें तहे दिल से अल्लाह ताला से कि सकुशल यानी बिल्कुल स्वस्थ होकर के आली जनाब जल्द से जल्द जेल से रिहा हों। और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि भाई बेवजह इतना लंबा पीरियड उनको जेल में रख लिया आपने, अब तो अल्लाह के वास्ते उन्हें बाहर कर ही दो, ताकि जनता में दोबारा से आ जाएं और जनता उनसे जो प्यार खो चुकी है ना और रहने से, वो प्यार मिले जनता के लिए। यही हमारा संदेश है। ये थे राधेश्याम राही जी, जो पूरी तरीके से आजमवादी रंग में घुल गए हैं। इनसे हमने तरह तरह की जानकारी ली और आगे भी जानकारी इसी तरह लेते रहेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।